नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों एक बार फिर से चाइना ने डोकलाम के पास अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे कि भारत की एक बड़ी टेंशन बढ़ सकती है। खबर यहां तक आ रही है कि भूटान की जो अमोचू घाटी है उसके पास चाइना ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के लिए बंकर बना दिए हैं और ये जो अमोचू जगह है वो स्ट्रेटेजिक रूप से डोकलाम पठार के पास में स्थित है और यहीं से भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की सीधी रेखा में है और ये जगह भारत, चीन, भूटान, डोकलाम जो ट्राई जंक्शन है उससे कुछ दूरी पर ही स्थित है। और 2017 में जब बीजिंग इस जगह पर सड़क बना रहा था तब भारत और चीन के बीच एक बड़ा सैन्य गतिरोध हुआ था और इसे देखते हुए भारत की सेना अब अलर्ट मोड पर आ गई है। दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर डोकलाम पर चाइना का नियंत्रण हो जाता है तो उसे रणनीतिक लाभ मिलेगा। इससे उसे भूटान और सिक्किम के बीच स्थित चुम्बा घाटी के साथ साथ डोकलाम के दक्षिण में रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की स्थिति भी वो आसानी से देख सकता है। ऐसे में भारत चाइना को डोकलाम से दूर रखना चाहता है ताकि इससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कोई खतरा ना मंडराए। और दोस्तों अभी हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात भी कही थी। मुझे ये लग रहा है कि उसे देखते हुए चाइना ने अपने इस काम को तेज किया। भूटान के प्रधानमंत्री का वो बयान आप सबको याद होगा जब उन्होंने ये कहा था कि डोकलाम मुद्दे पर समाधान ढूंढने पर चाइना का भी उतना ही अधिकार है जितना कि भूटान का और इस समस्या को भूटान, चीन और भारत तीनों को मिलकर हल करना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों एक बड़ी टेंशन यहाँ पर भारत के लिए हो सकती है अगर चाइना यहाँ पर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर रहा है तो। दोस्तों भारतीय नौसेना ने 2010 में MiG-29 के फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल करना शुरू किया था और कहा जा रहा है कि पूरा बेड़ा जिसमें कि करीबन 42 फाइटर जेट्स हैं उन्हें 2035 तक रिटायर कर दिया जाएगा, यानी कि केवल 25 वर्षों की सेवा के बाद उन्हें रिटायर किए जाने की योजना बनाई जा चुकी है। और भारतीय नौसेना इन MiG-29K की जगह 45 यानी कि 45 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट्स को खरीदना चाहती है जो कि 2031 से उत्पादन में आएंगे। लेकिन भारतीय नौसेना का ये भी मानना है कि वो 2030 तक MiG-29K का इस्तेमाल करेगी, जिसके पीछे का कारण है इसका एयरफ्रेम और बाकी अन्य मुद्दे। दरअसल MiG-29K पर बढ़ते हुए प्रेशर को कम करने के लिए भारतीय नौसेना 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स को खरीदने वाली है और ये डील जुलाई में पूरी हो सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और रशिया की दोस्ती अब एक नए मोड़ पर आने वाली है। दरअसल जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं रशिया के बैंक्स पर, ऐसे में भारत रशिया से नए हथियार सिस्टम्स की खरीद नहीं कर सकता और इसमें काफी मुश्किलें भी हो रही है। यही वजह है कि भारत ने जो रशियन एविएशन सिस्टम्स हैं जिन्हें हम लोग यूज कर रहे हैं उसके करीबन 611 एलिमेंट्स को स्वदेशी तौर पर बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत रशियन टेक्नोलॉजी की भी खरीद करेगा ताकि भारत अपने प्रोग्राम को आधुनिक बना सके। इसीलिए भारत रशिया से कुछ खास तकनीक लेने की बात कर रहा है, जिसमें कि मैंने आपको बताया भी था कि ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की तकनीक भी शामिल है और इसी का इस्तेमाल करके ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जाएगी। जो 2 आखिरी S-400 भारत आने थे उनकी डिलीवरी में लेट हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक नया मोड़ क्या आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसके पीछे का कारण है कि उसके बैंकिंग सिस्टम पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी रणनीति भारत की भी है क्योंकि रशिया को पैसा चाहिए। इसका एकमात्र विकल्प यही है कि रशिया को अपने प्रोडक्शन को बड़े पैमाने पर इंडिया में शिफ्ट करना होगा, जिसके तहत भारत को S-400 के सब सिस्टम्स और जो कंपोनेंट्स हैं उनका भी एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा इनको स्थानीय स्तर पर बनाने से। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि S-400 के बाद S-500 की पेशकश भी रशिया ने भारत को कर रखी है और रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा भी था कि भारत पहला S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का ग्राहक बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर भारत ने भी एक सही चाल खेल ली है कि रशिया से आप तकनीक लो और रशिया से उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसे भारत में शिफ्ट करवाओ और रशिया के पास केवल यही विकल्प है कि वो भारत को तकनीक भी देगा और साथ ही साथ उसे अपने प्रोडक्शन लाइन को भारत में शिफ्ट करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत है जिसका इस्तेमाल मीडियम हॉल ट्रांसपोर्टर्स के तौर पर वायुसेना करेगी और जिसके लिए इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपनीज की तरफ से बिड्स भी मिलना शुरू हो चुकी हैं जो कि भारत में इन विमानों को संयुक्त रूप से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार करेगी। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं दोस्तों कि इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका इस्तेमाल फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के तौर पर भी किया जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना को एक्स एयर इंडिया एयरबस A321 पर आधारित 6 नेत्रा मार्क 2 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट 2026 से मिलने शुरू हो सकते हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना को कुल 18 अवाक्स जो एयरक्राफ्ट है उनकी जरूरत है दोनों फ्रंट्स के लिए। इसके अलावा भारतीय वायुसेना 12 फुल टाइम रिफ्यूलर्स को चाहती है और साथ ही साथ 12 मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी चाहती है जो कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म पर आधारित होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने कहा है कि वर्तमान के वित्तीय वर्ष को देखते हुए DRDO को अधिक फंड्स की जरूरत है
ताकि वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को काफी अच्छे से पूरा कर सके। कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का जो परसेंटेज शेयर है वो टोटल जीडीपी के काफी कम हुआ है। ऐसे में लगातार डीआरडीओ के बजट में कटौती उनके डेवलपमेंटल लक्ष्य को हासिल करने में दिक्कतें पैदा कर सकती है, इसीलिए इनका फंड बढ़ाया जाना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की सैन्य अदालत ने ग्रुप कैप्टन सुमन राय चौधरी को बर्खास्त करने का आदेश दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी के बडगाम में 27 फरवरी 2019 को एक मिसाइल के हिट किए जाने से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसी मामले में यह फैसला सुनाया गया है। सुमन राय उस समय श्रीनगर वायुसेना स्टेशन के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO थे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान मिसाइल से हेलीकॉप्टर पर उस वक्त हमला किया गया जब हेलीकॉप्टर श्रीनगर वापस आ रहा था। इससे हेलीकॉप्टर में सवार भारतीय वायुसेना के 6 कर्मी और जमीन पर मौजूद एक नागरिक की मौत हो गई। वहीं खबर ये भी आ रही है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा घटना से संबंधित एक मामले पर फैसले के बाद ही भारतीय वायुसेना JCM की सिफारिश पर कार्रवाई कर सकती है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार अधिकारी को बर्खास्त करने के लिए वायुसेना प्रमुख को JCM की सिफारिश पर स्वीकृति देनी होती है। सैन्य अदालत के फैसले को वायुसेना के समक्ष जल्द ही पेश किया जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना के 6 F-15 फाइटर जेट्स, एक C-17, एक C-130J और 2 B-1 विमान भारत के क्लाईकुंडा वायु स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों देशों के सैन्य अभ्यास में ये बम वर्षक विमान शामिल हुए हैं। ये जो युद्ध अभ्यास है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ने के मद्देनजर शुरू हुआ है। इस एक्सरसाइज का नाम कोप इंडिया है। यानी अमेरिकी सैन्य कमांडर ने भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी के साथ भी मुलाकात की। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा इस मीटिंग के दौरान अमेरिकी वायुसेना के कमांडर ने भारत के साथ चीनी जासूसी गुब्बारों पर चर्चा की, जिन्हें हाल ही में अमेरिकी वायुसेना ने मार गिराया था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए अवैध हथियारों की तस्करी होती है, जिस वजह से भारत को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। UNSC में हथियारों के निर्यात और सप्लाई में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन से वैश्विक चुनौती विषय पर बहस के दौरान बिना पाकिस्तान का नाम लिए कंबोज ने कहा कि कुछ देश काफी संदिग्ध हैं। उनके कुकृत्यों के लिए आतंकियों के साथ मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जरिए अवैध रूप से हथियारों की सप्लाई जियोपॉलिटिक्स में तनाव बढ़ाती है। फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।